Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are studying the mass spectrometry, and today's lecture would be about fragmentation giving resonance stabilized cations. हम लोग फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में किस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस बनते हैं और जो वो केटाइंस हैं उनकी मास की कैसी होती है और उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। फ्रेगमेंटेशन जब मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होती है तो जब भी पॉसिबल होगा उसके लिए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस देगी। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस का क्या मतलब है? ऐसे केटाइंस जो कि एक स्ट्रक्चर जिनका हम लिखें तो वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्टेबल हो, मतलब उसके मल्टीपल कैनोनिकल फॉर्म्स हों, वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनना पसंद करेंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी वो ऐसे फ्रेगमेंट्स में होगी जो कि ज़्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है। एंड if we look at alkenes, the most common fragmentation of alkenes is cleavage of an allelic bond to give a resonance stabilized allelic cation. तो अगर हम alkenes को देखें तो वहाँ पे अक्सर allelic पोजीशन के ऊपर ब्रेक डाउन होती है। जो allelic पोजीशन है यहाँ पे जो उसका फ्रेगमेंट है वो यहाँ से जनरेट होता है और वो उस तरह से होता है कि अलीलिक केटाइन एक साइड पे बन जाए और बाकी जो उसका रिमेनिंग फ्रेगमेंट है वो दूसरी साइड पे हो जाए। तो जो अलीलिक केटाइन है दैट इज़ स्टेबल केटाइन एंड इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप इस अलीलिक केटाइन को देखें, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है और इंटर्न इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो इस तरह से ये इसके दो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हाउ द रेडिकल केटाइन ऑफ ट्रांस 2-हेक्सीन अंडरगोज एलिलिक क्लीवेज टू गिव द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेस पीक एट M/Z55। ये जो आपको मास स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑफ ट्रांस 2-हेक्सीन। तो ट्रांस 2-हेक्सीन के अंदर जो ये अभी हमने पढ़ा अबाउट एलिलिक केटाइन, एलिलिक केटाइन से क्या होता है कि वो एलिलिक केटाइन कैसे जनरेट होता है? ट्रांस 2-हेक्सीन ऐसी पोजीशन से ब्रेक होती है जहाँ पे एलिलिक पोजीशन है। व्हाट इज़ एलिलिक पोजीशन? जो डबल बॉन्ड होता है उससे जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज़ द एलिलिक पोजीशन। ये वाली विनाइलिक पोजीशन होगी और ये एलिलिक पोजीशन होगी। एलिलिक पोजीशन से ये अगर ब्रेक डाउन हो तो आपके पास क्या जनरेट होता है? ये एक मिथाइल केटाइन और इसकी जो मिथाइल एलाइल केटाइन और इसकी जो मास टू चार्ज रेशियो बनती है दैट इज़ 55। तो ये आपको 55 पे जो पीक नज़र आ रही है ये बेस पीक है। बेस पीक मतलब कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो केटाइन है उसकी पीक है। तो ये केटाइन भी देखें कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है, ये सेचुरेट हो सकता है कार्बन, और ये वाला जो कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसकी दो पॉसिबल रेजोनेंस फॉर्म्स होंगी। तो इसके अंदर मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे बाकी फ्रेगमेंट्स कैसे बन सकते हैं। ये जो बाकी इसकी पीक्स हैं इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है जो हमारे पास कैमड्रा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये जो मास फ्रेगमेंटेशन है वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसको आप देखें। ये आपके पास वही ट्रांस हेक्सटूइन का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसकी डिफरेंट देखना चाहते हैं कैसी कैसी फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो ये एक ऑप्शन है इसका फ्रेगमेंटेशन टूल। इसको अगर आप सेलेक्ट करें और अब आप जहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना चाहें कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे अगर मैं ब्रेक करता हूँ, इस तरफ मूव करता हूँ माउस को, तो देखें ये बता रहा है कि रिजल्टेंट दो पीक्स बन सकती हैं, 69.07 और दूसरी ये जो 15.02 के ऊपर। तो आपको देखें 15.02 के ऊपर भी यहाँ पे एक छोटी सी पीक नज़र आ रही है और यहाँ पे 69.02 के ऊपर भी।
तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो देखें रिजल्टेंट क्या फ्रैगमेंट्स बनते हैं। एक 55 मास का फ्रैगमेंट बनेगा और एक 29.06 का बनेगा। तो यहाँ आप देखें 29 पे भी आपको एक पीक नज़र आ रही है और दूसरी 55 तो डेफिनेटली बेस पीक है। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसको देखते हैं, अगर ये इधर से ब्रेक हो तो फिर क्या बनेगा। इधर से ब्रेक हो तो फिर एक बनेगी हमारे पास 41 पे पीक और एक 43 पे। तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों पीक्स नज़र आ रही हैं, ये इधर से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर इसको हम डबल बॉन्ड के ऊपर से देखें कि जस्ट इन केस कि यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो फिर क्या रिज़ल्ट होगा। फिर 28 और 56 पे जो इसके दो रेडिकल्स बनेंगे तो आपको 55 और देखें 56 पे भी एक पीक मौजूद है, ये 55 है और इसके साथ 56 पे भी आपको पीक नज़र आ रही है जो कि इस फ्रैगमेंट की वजह से। तो इस तरह देखें कि आप मैस स्पेक्ट्रम के अंदर जो मुख्तलिफ पीक्स हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ ब्रेकिंग पैटर्न्स के ऊपर देख सकते हैं। मतलब ये आप हाथ से करें तो भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं जो इसकी ब्रेक डाउन है, लेकिन चूँकि कैमड्रॉ के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है तो इसलिए आपको इतने ज़्यादा वो प्रैक्टिस हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इसको बड़े मज़े से देखें, जस्ट क्लिक करें और ड्रैग करें, यहाँ पे इस बॉन्ड पे रखें, ये बताएगा। अगर इसको इधर मूव कर दें तो ये बताएगा क्या फ्रैगमेंट्स बनेंगे। अगर मैं यहीं से इसको यहाँ पे ले आता हूँ तब भी ये फ्रैगमेंट बताएगा। मतलब ये बड़े इजीली आप डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को इसमें देख सकते हैं कि वो फ्रैगमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा। नेक्स्ट, compounds containing aromatic rings tend to fragment at the carbon called a benzylic carbon next to the aromatic ring। अगर ऐसे कंपाउंड्स हों एक्सेप्ट बेंजीन, देखें बेंजीन में तो सिर्फ एरोमेटिक रिंग एक ही होगा, लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ हो तो वो जो कंपाउंड्स होंगे ये कहाँ से ब्रेक होंगे, ये ऐसी पोजीशन से ब्रेक होंगे कि रिजल्टेंट एक बेंजिलिक केटाइन जनरेट हो। बेंजिलिक केटाइन क्या है, ये बेंजीन के ऊपर एक जो मिथिलीन ग्रुप लगा हुआ है इसको बेंजिलिक केटाइन कहते हैं। अब बेंजिलिक केटाइन का क्या फ़ायदा है कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड बेंजीन का यहाँ पे इस कार्बन के पास आके इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है और एरोमेटिक रिंग के अंदर आप देखें कि रेजोनेंस मौजूद हो जाएगी और उसकी वजह से ये डिफरेंट इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो इट मीन्स कि बेंजिलिक केटाइन इज़ अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर and that is why it will prefer to be formed in such aromatic rings where there are other alkyl substituents on the aromatic ring। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सिंपल एल्कीन्स हैं वहाँ पे एलिलिक पोजीशन से ब्रेक डाउन होती है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस बनते हैं, और जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वहाँ पे बेंजिलिक पोजीशन पे जो ब्रेकडाउन है वो होती है और रिजल्टेंट बेंजिलिक केटाइन जनरेट होता है। ईथर्स, अमीन्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स, इनमें क्या होता है, दे कैन आल्सो फ्रैगमेंट टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस। इन कंपाउंड्स की क्लासेस के अंदर भी ऐसे फ्रैगमेंट्स जनरेट हो सकते हैं जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड केटाइंस दें। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं, ईथर के अंदर ऑक्सीजन एटम होता है, अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन एटम होता है और कार्बोनिल में भी ऑक्सीजन एटम होता है। इन दीज कंपाउंड्स हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ केटाइन थ्रू रेजोनेंस फॉर्म्स विद ऑक्टेट्स ऑन ऑल द एटम्स। जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन का वो स्टेबलाइज हो जाता है और तकरीबन तमाम एटम्स के ऊपर ऑक्टेट उनका पूरा हो जाता है। कॉमन फ्रेगमेंटेशन ऑफन क्लीव द बॉन्ड नेक्स्ट टू द कार्बन एटम बियरिंग द ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ज़्यादातर इनकी ब्रेक डाउन कहाँ से होगी, वो कार्बन एटम जो कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के डायरेक्टली नेक्स्ट लगा हुआ है, मतलब इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, दैट विल बी क्लीव्ड इन प्रेफरेंस।
यहाँ पे देखें अगर कीटोन्स और एल्डिहाइड्स को देखें तो ये ऑक्सीजन के नेक्स्ट जो कार्बन है यहाँ से अगर क्लीव करें तो इसकी जो मास टू चार्ज रेशो होती है वो इवन होती है, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है। और अगर इसका जो रिजल्टेंट कैटाइन बनेगा वो ऑड मास टू चार्ज रेशो का होगा, क्योंकि उसमें से एक रेडिकल जो है वो न्यूट्रल रेडिकल रिमूव हो चुका है। तो ये एसाइलियम आयन होगा, जहाँ पे आप देखें कि इस केस के अंदर अब ये कार्बन जो है उसका अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, वो कार्बन को डोनेट करके तो यहाँ पे अपना ऑक्टेट ऑक्सीजन उसका कार्बन का भी पूरा कर सकता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस तरह का कैटाइन बनेगा। तो इसलिए यहाँ से ब्रेक डाउन प्रेफर्ड होती है कि इसके नतीजे में सारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल इधर से इजीली ब्रेक होगा जब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में इसको हम रखेंगे। अमीन्स को देखें, यहाँ पे अल्फ़ा क्लीवेज है और उसके नतीजे में भी स्टेबलाइज्ड कैटाइन होते हैं। अल्फ़ा का मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो अगर यहाँ से क्लीव करें तो इसकी अपनी देखें अमीन की जो मास टू चार्ज रेशो है वो ऑड है, लेकिन जो इसके कैटाइन्स बनते हैं वो इवन मास टू चार्ज रेशो के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटाइन रिजल्ट हुआ है दैट इज़ इमीनियम कैटाइन। इमीनियम कैटाइन ये कैटाइन है जहाँ पे ये जो NH2 या NR2 जो भी ग्रुप था इसके साथ आगे डबल बॉन्ड हो नेक्स्ट कार्बन के साथ, तो ये इमीनियम बन जाता है कैटाइन का नाम। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो इसको इमीन कहते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो अमीन कहते हैं, ए से। ठीक हो गया। ईथर्स को देखें, ईथर्स में क्या पॉसिबिलिटी है? ईथर्स में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ से क्लीवेज हो सकती है या ऑक्सीजन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास से क्लीवेज पॉसिबल है। अगर यहाँ से क्लीवेज होगी, अल्फ़ा क्लीवेज होगी, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की अल्फ़ा पोजीशन पे, तो आपके पास जो कैटाइन बनेगा दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेबलाइज्ड कैटाइन। और यहाँ पे भी देखें कि कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो जब वो ब्रेक होगा तो कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है जो कि इसको बैलेंस कर सकता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करके एक स्टेबलाइज्ड कैटाइन जनरेट होगा। तो इस तरह के कैटाइन्स जो कि इतने स्टेबल होते हैं वो मोस्टली इसीलिए बेस पीक उन्हीं कैटाइन्स की होती है, क्योंकि दे आर अ लॉट मोर स्टेबल देन द अदर जनरेटेड कैटाइन्स। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें ईथर के अंदर, एक तो यहाँ से देखी थी, द सेकंड पॉसिबिलिटी इज़ इफ़ ईथर क्लीव्स फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम का एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है तो अब आपके पास क्या रिज़ल्ट होगा? RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एंड ये जो दूसरा फ्रेगमेंट कैटाइन जनरेट हुआ है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हाइड्रोजन की भी माइग्रेशन हुई है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा जब उसका एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू कार्बन एंड इट कैन एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम। तो इस तरह का स्टेबलाइज्ड कैटाइन जनरेट हो सकता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमीन्स एंड ईथर्स के अंदर क्लीवेज जो होगी वो राइट नेक्स्ट टू ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम होगी, बिकॉज ड्यू टू दिस क्लीवेज वी गेट अ स्टेबलाइज्ड कैटाइन इन एनी केस। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12.10। प्रॉब्लम नंबर 12.10 क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ईथर्स आर नॉट easily differentiated by their infrared spectra, but they tend to form predictable fragments in the mass spectrum. The following compound gives similar but distinct mass spectra. Distinctive, यहाँ पे देखें अगर ये दो कंपाउंड्स हों, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर एंड ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, इनके इनके जो बाकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे। उनके इंफ्रारेड की मदद से आप बिल्कुल इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का इंफ्रारेड आपको सेम टाइप ऑफ ग्रुप की निशानदेही करेगा कि भाई ईथर ग्रुप है, यहाँ पे भी ईथर ग्रुप है। तो इसको अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो मैस स्पेक्ट्रम से आप रिलेटिवली इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रम इनके एक जैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आइसोप्रोपाइल और ये जो प्रोपाइल ग्रुप है
इनकी फ्रेगमेंटेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट अंदाज में होगी, सो दे विल हैव डिस्टिंक्टिव मैस स्पेक्ट्रा। तो इनके मैस स्पेक्ट्रा के बेस पे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बोथ कंपाउंड्स गिव प्रोमिनेंट पीक्स एट m by z 116, 73, 57 एंड 43। वो कहता है कि इन चार जो पीक्स हैं 116, 73, 57, 43 ये बराबर हैं, ये दोनों में आती हैं, बिल्कुल प्रोमिनेंट पीक्स हैं। बट वन कंपाउंड गिव्स अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रॉन्ग पीक एट 87 एंड द अदर कंपाउंड गिव्स अ पीक एट 101। लेकिन फ़र्क क्या है, एक कंपाउंड के केस में 87 पे एक स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है और एक के केस में 101 पे एक पीक आ रही है। डिटर्मिन विच कंपाउंड गिव्स द पीक एट 87 एंड विच वन गिव्स द पीक एट 101। अब आपने डिटर्मिन करना है कि 87 जो मैस टू चार्ज रेशियो है उसके ऊपर कौन से कंपाउंड की पीक है और 101 मैस टू चार्ज रेशियो पे किस कंपाउंड की पीक है, ये आपने यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है। एंड ऑल्सो प्रपोज फ्रेगमेंटेशंस टू अकाउंट फॉर द आयंस एट m by z 116, 101, 87 एंड 73। और ये जो मास टू चार्ज रेशियो हैं ये कहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये कंपाउंड्स जनरेट होंगे, ये भी प्रपोज करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको, जो पीक है 116 और 73 के ऊपर ये कैसे बनेंगी। तो यहाँ पे आप देखें कि 116 तो इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, तो इट मीन्स कि 116 के ऊपर जो पीक आ रही है वो पीक इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है। 116 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका भी। तो 116 के ऊपर जो पीक आएगी दैट वुड बी द मॉलिक्यूलर आयन पीक। फिर अगर आप लेफ्ट पे देखें यहाँ पे, तो अगर इधर से इसको ब्रेक डाउन करें तो आपके पास एक 3 कार्बन का फ्रेगमेंट बचता है और एक ये बड़े वाला फ्रेगमेंट। तो ये बड़े वाला जो फ्रेगमेंट है इसकी मास टू चार्ज रेशियो 73 बनती है। तो जो 73 पे पीक है वो इस फ्रेगमेंट की वजह से होगी। और ये दूसरा कंपाउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर है, इधर भी यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो तो रिजल्टेंट जो फ्रेगमेंट है वो 73 पे होगा और ये उसकी पीक मैस स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगी और ये उसी तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइन होगा। तो ये इसकी एक पीक होगी 116 की और 73 की। वो मैस स्पेक्ट्रम में और भी पीक्स उसने जस्टिफाई करने को कहा है, दैट इज़ 87 एंड 101। ये अभी देखना है कि 87 पे किसकी पीक आती है और 101 पे किसकी आती है, वो डिस्टिंक्टिव पीक्स हैं। अब अगर आप देखें तो जो ऑक्सीजन के राइट साइड पे जो अल्फ़ा क्लीवेज है इसमें फ़र्क आएगा। तो इसमें एक कंपाउंड की पीक 87 पे आएगी और एक की 101 पे आएगी। अगर आप लेफ़्ट वाले को देखें तो यहाँ पे देखें कि ये जो ब्यूटाइल एन प्रोपाइल ईथर है, यहाँ पे अगर इधर से ब्रेक डाउन हो पहले कार्बन के बाद से अल्फ़ा कार्बन पे, तो जो रिजल्टेंट आपके पास फ्रेगमेंट है इसमें ऑक्सीजन के साथ CH2 भी है, तो ये वाली पीक 87 पे आएगी। लेकिन अगर ये वाला दूसरा आइसोप्रोपाइल वाला फ्रेगमेंट हो तो अब देखें कि या यहाँ से क्लीवेज होगी या इधर से होगी। ये दोनों मिथाइल तो इक्वल हैं, तो जब यहाँ से क्लीवेज होगी तो फिर जो रिजल्ट लॉस है वो सिर्फ एक CH3 रेडिकल का होगा और जो बाकी पीक है इसकी बचेगी वो 101 पे आएगी। तो ये वाली जो पीक्स हैं ना, ये डिस्टिंक्टिव पीक्स हैं जो कि दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर में 101 वाली पीक भी होगी, लेकिन जो दूसरा ब्यूटाइल एन प्रोपाइल ईथर है इसमें 87 पे प्रोमिनेंट पीक आएगी और 87 वाली पीक इसमें नहीं आ सकती ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो नहीं बन सकता इस तरह की क्लीवेज का कि एक CH2 फ्रेगमेंट वो यहाँ से अलहदा हो। अब इसी मालिक्यूल को मैं आपको उसमें कैम ड्रा के अंदर भी दिखाता हूँ कि अगर आपने मज़ीद इसके साथ तजर्बे करने हों तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि इसमें और भी बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स आप देख सकते हैं। ये आपके पास कंपाउंड है। जी जी सर, हमारे पास तो पेपर में ये नहीं होगा ना, तो हम कैसे करेंगे फिर? अभी देखें, हम पेपर को तो नहीं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। आप ये तो आपकी हेल्प के लिए, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप पेपर में भी सॉफ्टवेयर को साथ लेके जाएंगे।
तो आप अपनी ज़रूर प्रैक्टिस करें, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए दिस सॉफ्टवेयर इज़ हेल्पफुल। तो आई एम जस्ट यूजिंग इट बिकॉज आई डोंट हैव अ वाइट बोर्ड। तो आप लोग बेशक इसको ओके सर। अपने तौर पे प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल नहीं स्टॉप किया मैंने। चलें, इसमें देखें कि अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो ये पीक 73 की तो आपके पास आ गई। अब इसको अगर हम मुख्तलिफ और पॉइंट से ब्रेक डाउन करके देखें, यहाँ पे देखें 87 और 29 पे आपके पास पीक्स आती हैं। इसी तरह अगर आप इसको इधर से ब्रेक करें तो 57 और 59 पे आपकी पीक्स आ सकती हैं। इस दूसरे वाले को भी आप इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट से ब्रेक डाउन करके चेक कर सकते हैं। देखें 43 और 73 पे भी आपके पास पीक्स आ सकती हैं। तो इस तरह से आप इसकी फ्रेगमेंटेशन को मज़ीद मुख्तलिफ अंदाज में देख सकते हैं। तो जब भी आपको कोई मैस स्पेक्ट्रम मिले तो आप ऑल पॉसिबल जो उसकी फ्रेगमेंटेशंस हैं वो करके चेक कर ले करें। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि ये लाजमी नहीं है कि आप मैस स्पेक्ट्रम के अंदर सारी पीक्स को सॉल्व कर पाएँ, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। इसलिए जो मेजर मेन पीक्स हैं वो लाजमी आपको सॉल्व करनी आ जानी चाहिए, लेकिन हर पीक को काउंट करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मैस स्पेक्ट्रम, बिकॉज उसमें जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ब्रेक डाउन होती है तो बहुत मुख्तलिफ तरह के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जो कि बाज़ हमें लॉजिकल लगते हैं, बाज़ लॉजिकल नहीं लगते। तो सारों को जस्टिफाई करना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, अब आगे आता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की तरफ, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैस स्पेक्ट्रल पीक्स में ना आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की पीक्स नज़र आती हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की, जो कि स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा कब होता है ये हम अभी आगे इस सेक्शन में देखेंगे। लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ फ्रेगमेंट पीक विद एन इवन मैस नंबर। जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसका आपके पास अक्सर एक फ्रेगमेंट पीक आएगी जिसका मैस नंबर इवन होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू लॉस ऑफ एन इवन मैस नंबर, जो कि जिसका मतलब है कि कोई इवन मैस वहाँ से ब्रेक हुई है। अ रेडिकल केटाइन में लूज वाटर, उसकी वाटर की मैस कितनी होती है 18। अगर आपके पास 18 का लॉस है इट मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर टोटल मैस लेट्स से कि 30 है, मॉलिक्यूलर आयन पीक 30 पे आ रही है और फिर एक 12 पे पीक आई है, इट मीन्स कि 18 का लॉस हुआ है। ये चीज़ आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है लॉस। तो 18 का लॉस का क्या मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो सकता है। अगर 28 का लॉस है इट मीन्स के देयर माइट बी अ CO मॉलिक्यूल। अगर 18 का लॉस हो तो वाटर मॉलिक्यूल, 28 का लॉस हो तो CO मॉलिक्यूल, और अगर 44 का लॉस हो तो इट मीन्स के CO2 मॉलिक्यूल आपने लूज़ किया है। और इवन इथीन भी आप इसमें अकाउंट कर सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग दैट अ रेडिकल केटाइन में लूज़ वाटर। अगर आपके पास 18 का लॉस हो तो इट मीन्स कि एक वाटर मॉलिक्यूल लूज़ हुआ है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लॉस हो तो 28 का लॉस आपको नज़र आएगा। अगर 44 के लॉस से कोई पीक नज़र आ रही हो दैट मीन्स के देयर माइट बी अ CO2 मॉलिक्यूल विच इज़ लॉस्ट, एंड इवन सम एल्कीन्स माइट बी देयर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल्स। लॉस ऑफ वाटर की जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो एल्कोहल से है। ओके, जो अल्कोहल्स हैं वो नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल का लॉस उनमें आपको ऑब्ज़र्व होगा, और उनकी जो पीक होगी दैट वुड बी M-18 पीक, एंड इट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीक। अगर आप इसमें देखें दिस इज़ एन अल्कोहल, तो अगर इसकी वाटर मॉलिक्यूल का इसमें से लॉस हो तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बनेगा, एन एल्कीन बनेगी। तो अल्कोहल की जो मास टू चार्ज रेशो होगी दैट वुड बी इवन, एंड एल्कीन वुड आल्सो बी इवन। ये चीज़ें आपने साथ थोड़ी जहन में रखनी है कि देखें यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो अल्कोहल्स के केस में आपको वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कॉमन मिलेगा, मतलब M-18 की जो पीक होगी दैट वुड टेल यू दैट अ वाटर मॉलिक्यूल हैज़ बीन लॉस्ट। In addition to losing water,
alcohols commonly fragment next to the carbinol carbon atom to give a resonance stabilized carbocation. जो कार्बिनोल कार्बन है, ये वाला कार्बन है जो ओल के साथ लगा हुआ है, इस पे से भी अक्सर फ्रेगमेंटेशन होती है और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज केटाइन बनता है। और ये भी अल्फ़ा क्लीवेज है क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लगा हुआ है इसके आगे से ब्रेक डाउन हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस्तेमाल करके तो इस जो केटाइन जनरेट हुआ है इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर सकता है। तो अल्कोहल्स में आपको वाटर का लॉस भी मिलेगा और इस तरह के रेजोनेंस स्टेबलाइज केटाइंस भी मिल सकते हैं। तो आपने जब ये खुद इसको फ्रेगमेंटेशन करके देखनी है तो फिर इसका मैस खुद ऐड कर लेनी है। लाइक अगर रफली करें तो ऑक्सीजन 16 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया 17 और कार्बन की 12 है, 29 ये हो गया और बाकी ये अगर हाइड्रोजन हैं तो 31 और अगर कोई और ग्रुप्स हैं तो वो आप खुद ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आपने फ्रेगमेंट्स की मैसेज कैलकुलेट करके देखनी है कि कौन सा फ्रेगमेंट जनरेट हो रहा है और उसकी मैस कितनी है और क्या वो वाली पीक हमारे स्पेक्ट्रम में मौजूद है या नहीं है। अगर आप हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं मैस स्पेक्ट्रम ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, इट शोज़ अ फेवरेबल लॉस ऑफ वाटर। ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर का लॉस जो है वो इसमें फेवरेबल है। ये M+ है और M-18 ये आपके पास मौजूद है। 88 पे आपके पास जो M+ आनी चाहिए थी और जो वाटर के लॉस से M-18 है वो 70 पे आएगी। इसमें आप देखें कि जो the even number peak at M/Z70 that appears to be the molecular ion peak is actually the intense M-18 peak, and molecular ion is not observed because it loses water very readily. तो अब आप देखें कि इसमें जो 88 पे पीक होनी चाहिए थी वो तो नज़र ही नहीं आ रही आपको। तो आम बंदा ये समझेगा कि ये इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली नॉट द मॉलिक्यूलर आयन पीक। इसमें लॉस ऑफ वाटर से इतना स्टेबल कंपाउंड बनता है कि लॉस ऑफ वाटर फ़ौरन से हो जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है फिर वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं आएगी। तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक हासिल करने के लिए हमें कोई माइल्ड प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। आगे हम डिफरेंट मेथड्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट है इसके अलावा जो माइल्ड टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आयोनाइजेशन टेक्निक्स जिनकी मदद से हम मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनमें इस तरह नॉर्मल प्रोसीजर से मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं आती। तो जो बेस पीक है दैट इज़ एट 55 एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एंड अ मैथल ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें देखें कि ये अगर लॉस ऑफ वाटर होगा तो इसमें ये जो पीक बनेगी M/Z70 और इसमें से अगर एक मिथाइल ग्रुप का भी लॉस हो जाएगा तो फिर आपके पास जो एलिलिक कैटाइन बचेगा दैट वुड बी एट M/Z55 एंड दिस इज़ द बेस पीक। ये देखें ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटाइन है इसलिए ये स्टेबल है और जो बेस पीक है वो इसकी वजह से आएगी। तो इसमें भी आप इसको ड्रॉ करके फालतू जो बाकी पीक्स हैं ये स्पेक्ट्रम चूँकि आपके पास मौजूद है आप उन सारियों को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सी पीक किस वजह से आ रही है। ये आप मतलब आपका एक्स्ट्रा एक होम टास्क है कि आप खुद ये बाकी पीक्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करें जितनी पॉसिबल हैं। एंड एक प्रॉब्लम सॉल्वेंट हिंट है कि इन जनरल यू शुड बी एबल टू प्रपोज फेवरेबल फ्रेगमेंटेशंस फॉर 2 और 3 ऑफ द लार्जेस्ट पीक इन अ स्पेक्ट्रम। नॉर्मली आप ये देखें ये एक बड़ी पीक है, ये भी एक बड़ी पीक है, ये एक आपको बड़ी सारी पीक नज़र आ रही है। तो 2-3 बड़ी जो पीक्स हैं उनके लिए लाजमी तौर पे आपको फ्रेगमेंटेशन आनी चाहिए या उनको जस्टिफाई करना आना चाहिए। And also the spectrum should contain large peaks corresponding to the most favorable fragmentations of your proposed structure। तो जो large peaks हैं वो most जो favorable fragmentation है उन्हीं की वजह से आती हैं, क्योंकि large peak का मतलब है कि वो stable जो resultant fragment है वो बना है तभी तो वो उधर डिटेक्टर तक पहुंचा है। अगर वो स्टेबल था उसकी मज़ीद जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो वो वाला आपको लाजमी आना चाहिए। And you shouldn't expect to account for all the peaks however।
लेकिन सारी पीक्स को सॉल्व करने की कोशिश आपने नहीं करनी, वरना आप ख़ुद प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि सारी पीक्स मैथ स्पेक्ट्रम में जितनी हैं वो लाजमी नहीं है कि आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। एक और प्रॉब्लम है आगे, प्रॉब्लम नंबर 12.11, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपको मैथ स्पेक्ट्रम दिया गया है 2,6 डाईमिथाइल हेप्टेन 4 ओल का, एंड यू आर आस्क्ड टू अकाउंट फॉर द पीक्स एट M/Z 87, 111 एंड 126। जो आपको ये 87 पे पीक नज़र आ रही है, 111 पे और 126 पे, इन तीन पीक्स का कहा गया है कि इन तीन पीक्स को जस्टिफाई करें कि ये कैसे बनेंगी इस मैथ स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है 126 पे, वो पीक कहाँ से आएगी इसमें। अच्छा सॉरी, ये 126 पे इसका मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज़ 144। जो 126 पे आपको नज़र आ रही है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं है, दैट इज़ M-18 पीक। 144 में से अगर 18 माइनस करें तो 126 बचता है। तो 126 पे जो पीक है वो इस फ्रैगमेंट की वजह से आएगी, जब यहाँ से वाटर लूज़ होगा और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन लूज़ होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये वाला जो फ्रैगमेंट आएगा दैट वुड बी द रिज़ल्ट फॉर 126 पीक। दूसरी पीक कौन सी थी, 111। इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 111 जो पीक है, ये वो जो पहले पीक बनी है ना 126 पे, अब इसमें से मज़ीद एक मिथाइल का लॉस है। अगर एक मिथाइल इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 111 पे पीक आती है। तो आपने जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी अपनानी है वो ऐसे ही अपनानी है कि 126 में से 111 माइनस करके देखें कि लॉस कितना आ रहा है। तो लॉस आ रहा है 13 का, तो फिर आपने देखना है कि 13 के लिए क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अगर 18 का लॉस हो तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा कि वाटर है। ये 13 का लॉस है, इट मीन्स कि कार्बन 12 होता है और 3 हाइड्रोजन है, 12 एंड 3 15। तो इसकी वजह से ये जो लॉस, सॉरी ये 13 का नहीं, ये 15 का लॉस है। 126 से 111 माइनस करें तो 15 का जो लॉस है ये इस मिथाइल ग्रुप की वजह से होगा, और जो रिजल्टेंट ये एलिलिक क्लीवेज होगी ये एक स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन आपके पास आएगा। तीसरी पीक जो उसने कही थी 87 पे, इसको देखते हैं 87 वाली पीक कहाँ से आएगी। ये भी उसी जो M/Z जो पूरा मॉलिक्यूल है, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया जाए अल्फ़ा पोजीशन से, जो ऑक्सीजन की अल्फ़ा कार्बन है वहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो तो जो रिजल्टेंट हमारे पास दो पीक्स आएंगी, 87 पे भी आ सकती है और 57 पे भी आ सकती है। एक केस में कि 57 वाला न्यूट्रल रेडिकल बने और ये केटाइन बने, और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ये न्यूट्रल बने और ये वाला केटाइन बने। तो दोनों पीक्स आपको ऑब्जर्व होंगी। तो 87 वाली जो पीक है यहाँ पे आप देखें कि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पीक है, और इस वजह से ये यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। तो ये तीनों पीक्स जो हैं ये आपने इस तरह से जस्टिफाई कर ली हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आगे लेक्चर में मज़ीद देखेंगे कि मुख्तलिफ़ क्लासेस ऑफ कंपाउंड जो हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होती है और उनके क्या क्या पैटर्न है, और फिर हम एक और चीज़ भी हमारी रहती है कि मुख्तलिफ़ और माइल्ड आयोनाइजेशन टेक्निक्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।